हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा आर्ट्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स के बारे में। दोस्तों, हमने दो वीडियो बनाया है। एक वीडियो में मैंने आपको डायबिटीज मेलिटस के बारे में अच्छे से बताया है और एक वीडियो में हमने आपको हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट की ड्रग की कैटेगरी के बारे में बताया है, जो कि फार्माकोलॉजी के अकॉर्डिंग था। और अगर आप डायबिटीज मेलिटस के बारे में नहीं जानते हैं तो आप हमारा वो वीडियो जरूर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। वैसे दोनों वीडियो की लिंक मिल जाएगी। अगर आप चाहे तो दोनों वीडियो देख लीजिए, तो आपको ये चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। तो ये वीडियो में मैं दोनों वीडियोस की थोड़ी समरी लेकर के चलूंगा। डायबिटीज के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, फिर भी आप उसको अगर जानते हो तो ये वीडियो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, और नहीं जानते तो आप वो जाके वीडियो देख लीजिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है, ठीक, इसमें सबसे पहले देख लीजिए, जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है उनके लिए है कि हाइपो का मतलब होता है कम करने वाला और ग्लाइसेमिक का मतलब होता है ग्लूकोज। एजेंट का मतलब एजेंट आपको पता है, मतलब ऐसी ड्रग्स या ऐसे एजेंट जो कि शुगर को या ग्लूकोज को हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के प्लाज्मा के अंदर कम करते हैं, उसको रिड्यूस करते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। ठीक है, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। अब हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स को हम एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट का हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट जो होते हैं वो ग्लूकोज को बढ़ाएंगे, और एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट जो होंगे वो ग्लूकोज को कम करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इधर से थोड़ा सा कि जो सिलेबस हमें पढ़ना है वो क्या है। अगर हम बात करें हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स की, तो डायबिटीज मेलिटस के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके टाइप के कंडीशन के अनुसार दो प्रकार के हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स होते हैं, इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और इन फार्माकोलॉजी, क्योंकि सब चीजें सेम है। ठीक, दोनों की बात करते हैं। तो यहां पे क्या है कि टाइप 1 के लिए जो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट यूज होता है वो है इंसुलिन, और ये होता है पैरेंट्रल। इसे इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है। मैंने उस वीडियो में बताया था, वो वीडियो आप जरूर जाके देख लीजिए, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि टाइप 1 जो होता है इसमें ये एक प्रकार का डायबिटीज मेलिटस है, मतलब आईडीडीएम, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, जिसमें इंसुलिन हमारे बॉडी के अंदर बनता ही नहीं। अब सोचो, हमारे बॉडी के अंदर जब इंसुलिन नहीं बन रहा है तो क्या होगा? इंसुलिन हमें बाहर से लेना पड़ेगा, तो हम बाहर से इंसुलिन लेते हैं, पैरेंटली लेते हैं, क्योंकि इंसुलिन एक प्रकार का पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन होता है, जिसकी वजह से ये हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्ट हो जाएगा अगर हम इसे ओरली लेंगे, इसलिए इसे इंजेक्शन के माध्यम से लिया जाता है। दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस, और इसमें जो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट यूज किया जाता है वो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स होते हैं। अब इसकी कंडीशंस हैं, ये ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कई वैरायटी में आते हैं, और अगर आपने क्लासिफिकेशन और मोड ऑफ एक्शन पढ़ा है, अगर आपने क्लासिफिकेशन और मोड ऑफ एक्शन पढ़ा है इसका हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट का जो दूसरा वीडियो था, तो आपको समझ में आएगा कि इसकी जो कैटेगरी है ये 3 प्रकार से है, मतलब ये इसमें थोड़ी सी वैरायटी होती है। कुछ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट दिए जाते हैं ताकि वो पैनक्रियाज को स्टिमुलेट कर सके कि पैनक्रियाज भैया थोड़ा ज्यादा इंसुलिन बनाओ, क्योंकि इंसुलिन की कमी है। अब ऐसी कंडीशन में ये किस कंडीशन में दिया जाएगा? आप सोचो कि जो ऐसे हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है जो कि पैनक्रियाज को स्टिमुलेट कर रहे हैं, कि पैनक्रियाज के पास जा रहे हैं, उसकी बीटा सेल से बोल रहे हैं कि भैया और इंसुलिन बनाओ, इंसुलिन की मात्रा कम है। तो इंसुलिन जो बन रहा है, जो आपकी पैनक्रियाज है, अगर वो सही से काम करेगी तभी तो ये दवा खाने पे फायदा होगा ना। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होना चाहिए कि आपका जो पैनक्रियाज है वो लगभग ठीक ठाक होना चाहिए और वो इंसुलिन बना रहा हो। तो ये ऐसे ड्रग्स होते हैं, जैसे आपका सल्फोनिल यूरिया होता है और आपका मैग्लिटिनाइड एनालॉगस होता है, ठीक है, या एनालॉग्स बोलते हो उसको। तो ये जो दोनों कैटेगरी होती है, सल्फोनिल यूरिया की और मैग्लिटिनाइड एनालॉग्स की, ये जो दोनों कैटेगरी है ये ऐसी होती है कि ये स्टिमुलेट करती है पैनक्रियाज की बीटा सेल को, ताकि वो ज्यादा मात्रा में इंसुलिन का निर्माण कर सके। ठीक है, अब देखो दूसरी कैटेगरी क्या होती है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट की। मतलब कैसे हो सकते हैं? दूसरे काम इस तरह से करते हैं कि देखो, एक तो हो गया कि इंसुलिन की मात्रा को बढ़ा दिया जाए, दूसरा बढ़ा दिया जाए कि जो आपके अंग हैं, जो भी ऑर्गन्स हैं, जो भी मसल है, सेल्स है, जो कि कैच कर रही है इंसुलिन को,
या इंसुलिन का यूज कर रही है उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ा दिया जाए। तो दूसरे जो टाइप्स के ड्रग्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं, इनका काम क्या होता है, ये टारगेट ऑर्गन्स की सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं कि ताकि कम मात्रा में भी ज्यादा इंसुलिन का उपयोग किया जा सके। इंसुलिन भले कम मात्रा में आ रही है लेकिन इसमें रिसेप्टर्स की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे ज्यादा मात्रा में, मतलब थोड़ी मात्रा में इंसुलिन होता है लेकिन उसका उपयोग ज्यादा कर पाते हैं। ठीक है, तो वहां पे इंसुलिन नहीं बढ़ता है लेकिन इसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो एक्चुअली इसमें आता है जैसे बिगुआनाइड है और थायाजोलिडिन। ठीक है, ये दोनों जो कैटेगरियां हैं, ये दोनों कैटेगरियां जो हैं वो कैसी हैं, वो ऐसी हैं कि वो हमारे बॉडी के अंदर जाती हैं तो पहुंच जाती है हमारे जब टारगेट सेल्स के पास, टारगेट ऑर्गन के पास, जैसे मसल्स के पास, और उसे उनकी सेंसिटिविटी को बढ़ा देती हैं और उनकी कहती हैं कि थोड़ा सा भी वो इंसुलिन आ रहा है ना तो उसको पकड़ के रखो, उससे ज्यादा काम निकलवा लो। ठीक है, तो ये काम होता है बिगुआनाइड और थायाजोलिडिन का। ठीक है, अगला होता है कि भैया एक काम करो कि वो आदमी जो ग्लूकोज खा रहा है ना उसका ग्लूकोज पेट में ही रहने दो, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में ही रहने दो, खून में ना आने दो। तो तीसरा का काम कैसा होता है, जैसे आपका अल्फा ग्लाइकोसाइडेज इनहिबिटर मैंने कल बताया था होता है, तो ये क्या करता है, ये डिक्रीज कर देता है एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ द ग्लूकोज इन द जीआईटी। कहने का मतलब आप खाओ जितना मन करे खाओ, आपकी पेट में ही रह जाएगा, वो अंदर नहीं जाएगा, वो अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, मतलब एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ये तीसरा होता है कि ओरल जो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट होते हैं वो इस तरह से काम करते हैं। तो क्या हुआ, पहले जो ओरल मतलब पहली जो प्रक्रिया थी वो क्या थी, जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट थे या तो वो इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाएंगे टू स्टिमुलेटिंग द बीटा सेल्स ऑफ द पैनक्रियाज, या फिर वो क्या करेंगे, वो टारगेट ऑर्गन्स की सेंसिटिविटी को ही बढ़ा देंगे, या फिर वो क्या करेंगे, जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है ग्लूकोज का आपके बॉडी के अंदर उसको कम कर देंगे। ठीक है, तो वैसे ग्लूकोज कम हो जाएगा। तो तीनों का जो मेन एम है वो क्या है, फेथ क्या है इनकी फेथ ये है, इनका एम ये है कि ये ग्लूकोज को कम करेंगे, किसी भी तरीके से करें। अब देखिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर आपको कौन कौन सी ड्रग पढ़नी है, आपको पढ़नी है इंसुलिन, ठीक है, जो कि पैरेंटरल है, क्लोरप्रोपामाइड पढ़नी है, टॉलब्यूटामाइड पढ़नी है, ग्लिबेंक्लामाइड पढ़नी है, और फिर आपको फेनफॉर्मिन पढ़नी है और मेटफॉर्मिन पढ़नी है। अब इन 6 ड्रग्स पढ़नी है, जिसमें से क्लोरप्रोपामाइड स्टार मैंने लगाया है और फेनफॉर्मिन स्टार लगाया है। ये दोनों ड्रग देख लो, इनका स्ट्रक्चर आपको रटना है। अगर कोई केमिस्ट्री नहीं आती आप ठीक है, आप फोटो खींच लो आंखों में उसका स्ट्रक्चर का, मतलब उसको आप रट लो, आप इतनी बार बनाओ कि आपको याद हो जाए। यही एक तरीका है। ठीक है, अगर आपको केमिस्ट्री नहीं आती तब की बात बता रहा हूँ, नोमेनक्लेचर रट लो। अब मैं वैसे कहना नहीं चाहता रटने के लिए, लेकिन अगर आपको केमिस्ट्री नहीं आती तो ऐसा आपको करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम होगी, आपको पेपर में आ जाएगा तो क्या करोगे। तो ये सारी चीजें हो गई। अब देखिएगा, इसमें इस वीडियो में इंसुलिन के बारे में आपको बताऊंगा, बाकी जो ड्रग्स है उनके बारे में बाद में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे अब अगर आप देखोगे तो क्लोरप्रोपामाइड, टॉलब्यूटामाइड और ग्लिबेंक्लामाइड, ये तीनों जो ड्रग हैं ये सल्फोनिल यूरिया हैं, और सल्फोनिल यूरिया होने की वजह से इन तीनों की जो लगभग प्रक्रियाएं हैं वो सेम होती हैं, एक जैसी होती हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ड्रग देखते हैं। इंसुलिन जो कि है आपकी ड्रग, मैं बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूं, उतना बता रहा हूं जितना कि आपके लिए जरूरी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैं इंसुलिन के ओरिजिन के बारे में बिल्कुल भी नहीं जब बहुत ज्यादा बताऊंगा मैं, क्योंकि ड्रग्स पढ़ा रहा हूं तो ड्रग के बारे में बताऊंगा जो कि बाहर पाई जाती है। जबकि अगर थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे दूं तो पैनक्रियाज की जो बीटा सेल्स होती है, पैनक्रियाज एक आपका एक मिक्स ग्लैंड है आपके बॉडी के अंदर, जो मैं उसमें बताऊंगा आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में जब भी पढ़ाऊंगा उसमें सेपरेट ये चीजें। फिर भी अभी बता दूं कि इसमें क्या होती है, छोटी छोटी आइसलेट्स होती है जिसको बोलते हैं लैंगरहैंस की आइसलेट्स। ठीक है, उसमें अल्फा बीटा डेल्टा ये सारी सेल्स होती हैं। तो इसमें एक बीटा सेल होती है, और बीटा सेल क्या करती है, बीटा सेल्स पैनक्रियाज के अंदर से इंसुलिन का स्रावण करती है, मतलब उसका सिक्रीशन करती है। और इंसुलिन जो है वो उसका काम क्या होता है, ये बॉडी के अंदर ग्लूकोज की जो मात्रा है, अमाउंट है, उसको मेंटेन करने का काम करता है। बात समझ में आ गई ना। अब अगर इंसुलिन होगा बहुत अधिक मात्रा में तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, कम मात्रा में होगा हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। ठीक है,
अब जब कभी हमें डायबिटीज हो जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारे पास इंसुलिन नहीं होता है, हमारी बीटा सेल्स काम नहीं कर रही होती है, तो हमें बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। तो जो बाहर से इंसुलिन लेते हैं वो ड्रग ये है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि इस ड्रग में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी होती है। तो कोई भी अगर ड्रग पढ़ रहे हो तो यहाँ पे सारी चीजें नहीं है, मतलब फिर भी मैं आपको बता दूं, जब भी आप कोई भी ड्रग लिखने वाले हो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखोगे। इंट्रोडक्शन में उस ड्रग के बारे में लिखोगे, जो मैंने आपको अभी बताया वो इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है कि हाँ ये पैनक्रियास से स्रावित होती है, नॉर्मल भाषा में, मतलब वहां से सिक्रीट होती है, इसका काम ये होता है कि ग्लूकोज को मेंटेन करती है। ये सारी बातें आपको इंट्रोडक्शन में लिखना पड़ेगा। फिर हम या तो ब्रांड नेम लिखो या तो लास्ट में ब्रांड नेम लिखो। चलो मैंने शुरू में बता दिया। ब्रांड नेम में आपको वो सारे मार्केट के नाम लिखने हैं, जैसे पेटेंट के नाम होते हैं तो उसको आपको लिखना है। जैसे इसमें क्या है, नोवोलोआ और एपिड्रा, आके ह्यूमालोगा भी इसका जो है ब्रांड नेम होता है। ऐसे बहुत सारे ब्रांड नेम होते हैं इसके, तो आपको वो चीज पढ़नी पड़ेगी। बाकी आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला याद करना पड़ेगा, ये भी आपको पता है। जैसे इसका क्या है, C256 एंड H381 N65 O76 एंड S6, तो आपको ये याद करना पड़ेगा। जैसे कार्बन 256, हाइड्रोजन 381, नाइट्रोजन 65 मतलब 65, ऑक्सीजन 76 मतलब 76 एंड सल्फर इज 6। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब इतना तो हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला के बाद अगर मॉलिक्यूलर वेट आपको याद है तो आप लिख सकते हो, केमिकल स्ट्रक्चर याद है तो लिख सकते हो, IUPAC नेम या केमिकल नेम याद है तो लिख सकते हो। यहाँ पे ऐसा कुछ मैंने नहीं लिखा है क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी नहीं, मैंने उतनी ही चीजें लिखी जितनी की बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आपको लिखना पड़ता है प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज दो प्रकार की होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको कलर लिखना होता है, सॉल्युबिलिटी लिखनी होती है, कलर और सॉल्युबिलिटी, ठीक है। जबकि केमिकल प्रॉपर्टी में आप बहुत कुछ लिख सकते हो, तो अगर जो भी आपको याद है वो लिखिए। आप ज्यादा मत याद करिए, एक दो प्रॉपर्टीज आपको केमिकल प्रॉपर्टी हर ड्रग की याद करनी पड़ेगी जो मेन ड्रग्स हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी में अगर हम बात करें इंसुलिन की, तो ये ऑलमोस्ट व्हाइट कलर की होती है और एक क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, मतलब आपको लिखना है ऑलमोस्ट व्हाइट कलर क्रिस्टलाइन पाउडर। हम ऐसे भी लिख सकते हैं अलग अलग हेडिंग डाल के कि इसका कलर क्या होता है, व्हाइट कलर, ठीक, और इसका फेज क्या होता है, तो इसको लिखोगे क्रिस्टलाइन पाउडर फेज में होता है, ठीक। उसके बाद इसकी सॉल्युबिलिटी देख लें। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको कलर लिखना है, सॉल्युबिलिटी लिखनी है, उसका टेस्ट लिख सकते हो, उसका ऑर्डर लिख सकते हो, वो सारी बातें आपको लिखनी होती हैं। तो अब बात करते हैं अगर सॉल्युबिलिटी की, तो इंसुलिन जो है ये फेंटली सॉल्युबल है वाटर के अंदर, मतलब ये थोड़ा कम सॉल्युबल है वाटर के अंदर। जबकि अगर बात करें कि डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ द मिनरल एसिड्स, जो मिनरल एसिड्स होते हैं उसमें ये, मतलब जो डाइल्यूट मिनरल एसिड है उसमें ये सॉल्युबल होता है, और इनसॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस में, जैसे अल्कोहल है, क्लोरोफॉर्म है, उसमें इनसॉल्युबल होता है। अब अगर यूजेस की बात करें तो आपको पता है कि डायबिटीज मेलिटस टाइप 1 में इसका यूज किया जाता है, ये बात याद रखिएगा, टाइप 1 में यूज किया जाता है डायबिटीज मेलिटस, ठीक है, इंसुलिन का। उसके बाद हाइपरकैलेमिया में भी यूज होता है और कीटोएसिडोसिस में भी यूज होता है। कीटोएसिडोसिस क्या होता है कि जब हमारी बॉडी के अंदर कीटोन बॉडीज बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में बन जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं कीटोएसिडोसिस, ये बनता है डायबिटीज मेलिटस की कंडीशन में, क्योंकि तब फैट जो है वो उसका डिग्रेडेशन होता है और फैट के डिग्रेडेशन से कीटोन बॉडीज बनती है हमारी बॉडी के अंदर, तो उसका भी इलाज जो है वो इंसुलिन के द्वारा किया जाता है। बात कर ले स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज में देखा जाए तो जो इंसुलिन है वो अगर हम ज्यादा हीट में रखते हैं या लाइट में रखते हैं तो वो खराब हो जाता है, ठीक है। हीट या लाइट में रखते हैं तो खराब हो जाता है, मतलब भाई वो एक प्रकार का बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है। तो होगा क्या, इसको क्या करते हैं, लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में रखा जाता है। देखिए, लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में रखा जाता है रूम टेम्परेचर पर। अगर आप लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में रख रहे हो तो उसको रूम टेम्परेचर पर रखना पड़ेगा, लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको रखना पड़ेगा। और या फिर आप क्या कर सकते हो, उसको डार्क प्लेस में रख सकते हो, लोअर टेम्परेचर पे, जैसे 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे, या रख सकते हो आप इसको, ठीक है। तो ये हो गया इसका स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज। अब हम बात कर लेते हैं इसके फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन की, कि इसका फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन कैसे कैसे आते हैं। इसको तो रब करना पड़ेगा तब समझ में आएगा, ठीक है। हाँ, तो देखिए यहाँ पे जो फार्मूलेशन होता है वो 3 प्रकार का आता है। एक होता है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, दूसरा होता है इंटरमीडिएट
एक्टिंग इंसुलिन, और तीसरा होता है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। मतलब सबका अपना वो होता है कि कौन कितने घंटे तक काम करेगा। जिसमें शार्ट एक्टिंग इंसुलिन में अगर हम बात करें तो होता है क्रिस्टलाइन सॉल्युबल इंसुलिन, जो कि 5 से 8 घंटे तक इसका जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन होता है। दूसरा है आपका एमॉर्फस इंसुलिन जिंक सस्पेंशन, इसका जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन होता है वो 12 to 16 आवर्स का होता है, मतलब 12 से 16 घंटे का। उसी तरह से अगर इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन की बात करूं तो इसमें क्या होता है, 3 प्रकार के मेडिकेशंस आती हैं, 3 प्रकार के फार्मुलेशन आता है। जैसे ग्लोबिन जिंक इंसुलिन 16 से 24 घंटे के लिए होता है। इंसुलिन जिंक प्रिपरेशन जो होता है वो होता है 24 से 30 घंटे के लिए। इसी तरह से आइसोफेन इंसुलिन सस्पेंशन जो होता है वो भी होता है 24 से 30 घंटे के लिए। ठीक है, मतलब सब अपना होता है कि हाँ कौन कितने घंटे तक काम करेगा। नेक्स्ट होता है आपका लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। ये होता है आपका इसमें प्रोटामीन जिंक सस्पेंशन होता है, जो कि 30 से 36 घंटे के लिए काम करता है। उसके बाद एक्सटेंडेड इंसुलिन जिंक, जो कि काम करता है 34 घंटे से 36 घंटे तक। इसका जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन होता है वो ये होता है। ठीक है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। तो ये था इसका जो इंसुलिन का फार्मुलेशन, फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन, और वो कितने उसका टाइम ऑफ ड्यूरेशन कितने आवर्स होता है वो था। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका इंसुलिन, जो कि मैंने इस वीडियो में बताया है। बाकी और भी ड्रग्स के लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, तो वहां पे भी आपको यही सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। बाकी मैं आपको ज्यादा कुछ समझा नहीं सकता, क्योंकि मैं आपको कोई मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो बता नहीं रहा हूं कि मैं आपको कुछ समझा के बताऊं। ठीक है, तो इतना। अगर आपको यही वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।